नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपने खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं रियल हीरोज की। हमारे समाज के लिए कौन क्या करता है, किससे प्रेरणा मिलती है, ये हम आपको बताएंगे। डिटेल में सारी चीजें आपसे साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर एक शख्सियत को बुलाना चाहूंगी जिनको आप सभी जानते हैं। चाणक्य के रूप में हो या फिर हेरा फेरी तो आप सभी ने देखी होगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि जब ये मंच पर आएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर मनोज जोशी जी को। जोरदार तालियां हो जाए, आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। नई तालियों की आवाज़ में मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मिस्टर मोहित सिन्हा जी, आप भी आए मंच पर। और मैं चाहूंगी मनोज सर को आप पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। और फिर हम कार्यक्रम की आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस जो हम अपने गेस्ट से पूछेंगे वो जवाब आपसे साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हम किस किरदार की बात कर रहे हैं और किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। मिस्टर मनोज जोशी, जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी मनोज सर आप यहीं रहे। थैंक यू सो मच मोहित सर। और मैं अपनी सहयोगी तृप्ति सोनी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि हम शुरुआत करें कार्यक्रम की। पैनल को इनवाइट करेंगे क्योंकि देखिए, रियल हीरोज़ की जब हम बात करते हैं तो उन हीरोज़ की बात करते हैं जो समाज के लिए वो काम करते हैं जो सभी को प्रेरणा देते हैं। यानी कि आपको, मुझे, हम सभी को प्रेरित करते हैं और समाज के लिए हर वो काम करते हैं जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जो लोग आगे आते हैं वो होते हैं द रियल हीरोज़। तो चलिए मैं पैनल को इन्वाइट करना चाहूँगी। हमारा फर्स्ट पैनल है डॉक्टर यूसुफ मेमन, डायरेक्टर ऑफ संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। डॉक्टर राज मनहरे, डायरेक्टर ऑफ श्री दानी केयर फाउंडेशन। जोरदार तालियां इनके लिए भी। तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि ये है द रियल हीरोज और हम इनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू मनोज सर और तृप्ति जी। नमस्कार सर, आप तो समाज की प्रेरणा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले डॉक्टर राज मनहरे जी आपको सवाल पूछना चाहूँगा। श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेजबहार के डायरेक्टर हैं आप काफ़ी कम उम्र में 100 बेड का हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। ये कैसे आपने संभव किया? और उससे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की है और इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे? जी, इसको मेरा धन्यवाद कि मुझे एक मंच प्रोवाइड करने के लिए। सर आपको प्रणाम और रायपुर में आपका स्वागत है सर। मैं अपना एजुकेशन सर 12वीं तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में किया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चलता है नवोदय विद्यालय समिति, उनके अंदर अगर हमारा निःशुल्क जो एजुकेशन होता है वो हमारा 12वीं तक हायर एजुकेशन, मतलब जो CBSE का होता है स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, सब्सिडी बेसिस पे पूरा, उसमें हमारा एजुकेशन हुआ है। उसके बाद 12वीं में काफ़ी हमारे अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद ऑल इंडिया PMT का एग्ज़ाम हुआ सर। उसके एग्ज़ाम के बाद मैंने ऑल इंडिया में सिलेक्शन के हो गया। उसके बाद JMC नागपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से अपना MBBS की डिग्री लेने के बाद यहाँ आके देखा कि मेरे जो एरिया है उधर ही जो एक प्रॉपर सर्विस मिलना चाहिए हेल्थ का। मेरी गांव जो है सर आसपास जो मतलब रायपुर के आउटर में है, तो उधर जो फैसिलिटी होनी चाहिए हेल्थ के लिए, एक प्रॉपर क्लिनिक, एक स्पेशलाइज चिकित्सक जो MBBS डॉक्टर जो देखे हमारे पॉपुलेशन के आसपास को, वो नहीं था सर। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा क्लिनिक खोल के देखते हैं कि कैसा है यहाँ। क्लिनिक ओपन करने के बाद पता चला सर कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों को ज़रूरत है। उसके बाद मैंने सर 15 बेड का एक हॉस्पिटल खोला। 15 बेड का हॉस्पिटल के बाद कोविड आ गया। कोविड में ऐसे लगा कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो 15 बेड में फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसके बाद सर 100 बेड का एक हॉस्पिटल स्टार्ट करके आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं सर। एक ग्रामीण पॉपुलेशन को जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ दुर्गम इलाके हैं उन इलाकों तक स्वास्थ्य सेवा अगर आप पहुँचा रहे हैं
तो काबिल तारीफ है। थैंक यू। डॉक्टर यूसुफ मेमन शहर की जानी मानी हस्ती हैं और कैंसर से लोग डरते हैं। आज डरना ज़रूरी है क्या? क्योंकि क्योर तो काफ़ी हमने देख लिया है, इतने केसेस आए हैं और ख़ासतौर पे रायपुर पे ही जब आपके केसेस, आपके की हुई सर्जरी, आपके हैंडल के केसेस के बारे में सुनते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे फिर भी आप? देखिए, एक समय ऐसा था कि कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी और बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो एडवांस स्टेज में पकड़ में आते थे और जल्दी वो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कैंसर है। खास करके जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी, नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ने लगे। तो अब ये है कि हम लोग दूसरे तीसरे स्टेज में कैंसर को हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं। पहले ये होता था कि चौथे स्टेज में जो कैंसर आता था तो उसमें इलाज में खर्च भी बहुत होता था और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते थे। अभी भी अमेरिका और यूरोप में हम देखते हैं कि वो लोग पहले स्टेज में ही कैंसर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ जागरूकता बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ इसकी कमी है, फिर भी हम अब सेकंड और थर्ड स्टेज में कैंसर को पकड़ पाते हैं। लोगों में ये जागरूकता लानी ज़रूरी है कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम होते हैं तो उनको जांच उसकी करानी चाहिए। और इसकी जांचें जो है बहुत सिंपल सी जांचें होती हैं, जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, जो कि सभी जगह में अवेलेबल होती हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती इसलिए वो नहीं करा पाते। सर, अब कैंसर के लिए नई जो तकनीक है या जो भी जिसे कहें कि अत्याधुनिक तकनीक, ये कौन सी है? मतलब खैर 1000 प्रकार के कैंसर होते हैं, मतलब उसको कोई एक ही प्रकार का नहीं होता, बट ऐसी कौन सी अत्याधुनिक तकनीक है? क्योंकि आपकी जो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल है वो तो यूएस के साथ भी मतलब मैंने सुना है जी सर, जो सच है, तो उसके बारे में। देखिए, कैंसर में पहले जांच करना भी कठिन होता था। अब जांचों में अगर हम कहें तो बायोप्सी पहले हमको बड़ा चीरा लगा के करना पड़ता था, वो अब हम नीडल से कर लेते हैं। पहले हमें जैसे किसी मरीज को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया या शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो गया तो हमको ये पता नहीं चल पाता था कि शरीर में कैंसर और कहाँ कहाँ फैला है। आजकल बहुत ही एक एडवांस्ड मशीन आ गई है जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या पेट स्कैन कहते हैं। वो एक जांच में हम सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में कहीं कैंसर फैला तो नहीं है ये जान सकते हैं। उसके बाद कैंसर के इलाज में आते हैं तो सर्जरी जो है, पहले हम जो ओपन सर्जरी करते थे वो आजकल हम लेप्रोस्कोपिक और इवन अब तो हम संजीवनी में रोबोट से भी सर्जरी करते हैं। रोबोट से सर्जरी जी। और इसके अलावा कीमोथेरेपी में पहले ऐसी दवाइयाँ होती थी कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे, मुंह में छाले होना, खाना नहीं खाना, बाल झड़ना। अब जो है टारगेटेड कीमोथेरेपी आ गए हैं जो कैंसर सेल में डायरेक्टली जाके उस पर एक्ट करते हैं और नॉर्मल कोशिकाओं को हानि नहीं पहुंचाते। बड़ा दिलचस्प है ये सुनना। और आगे आपसे ये भी जानेंगे कि कई लोगों को छाले हो जाते हैं या कई लोग कहते हैं हम तंबाकू, गुटखा, बीड़ी नहीं है बिल्कुल, फिर भी कैंसर हो जाता है। अगले सवाल पे जरूर आपसे जानेंगे। डॉक्टर राज, आपका नाम भी बड़ा हीरो वाला है और हमारे कार्यक्रम का नाम है रियल हीरोज। हाँ, थैंक यू। जाना पहचाना सा। अच्छा, आपने जिस तरीके से गांव में काम किया, अब आगे आपका टारगेट क्या है? ये 100 से कितना आगे बढ़ाना है आपको? अभी तो 100 से ज़्यादा सपना नहीं है मैडम आगे बढ़ाने का। हाँ, ये टारगेटेड है कि 100 से 200 कर लेंगे। 200 के बाद सोच रहा था कि नर्सिंग कॉलेजेस एंड फार्मेसी कॉलेज के आगे की तरफ आगे बढ़ूं करके। एजुकेशनल जो पहले आपको बताया था कि जो भी एक हेल्थ प्लस एजुकेशन में आगे बढ़ना है, तो उस लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ मैं। आपके माध्यम से औषधि बाजार, आपका एक नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं आप, तो इससे समाज को क्या सुविधाएं मिलेंगी और कैसे मिलेंगी? क्योंकि देखो, आज बीमार होना ये बहुत बड़ा पाप माना गया है कि बीमार होकर अस्पताल में जाना, और कोई अस्पताल में न जाए, बट अभी भाग्यवश किसी के प्रारंभ में ही है जाना। बट औषधियाँ सामान्य जन के लिए इतनी
मतलब दुष्कर हो चुकी हैं और इतना खर्चे वाला मामला हो चुका है, तो क्या सुविधाएं मिलेंगी या औषधि बाजार आपका जो नया वेंचर है उससे? हाँ, जैसे कि सर आपको पता है औषधि बाजार ओनली रिमोट पॉपुलेशन एंड ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मेनली एक टारगेटेड हमारा जो प्रोजेक्ट चलेगा वो उसी के लिए था। साथ में जो मुझे पता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की कमी होती है वो काफ़ी लो कॉस्ट में हो जाएगी। साथ में जो मेडिसिन जैसे कि आप बताए थे कि काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन आता है, तो सभी मेडिसिन 20 से 30% डिस्काउंटेड रेट में देने की एक प्रावधान है करके, इस बेसिस को ध्यान रखते हुए एक ट्राइबल, एक रूरल, एक जो हमारे जो आउटर एरियाज है जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते, जहाँ एक MBBS डॉक्टर नहीं है, PSC नहीं है, CSC नहीं है, वहाँ हम पहुँच के एक प्रॉपर एक एजुकेशनल एंड हेल्थ पे काम करना चाहते हैं। उस बेसिस पे औषधि बाजार को इंट्रोड्यूस कर। बिल्कुल। थैंक यू सर। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कई कैंसर के मरीज जो एडवांस स्टेज में नहीं हैं और ऐसे दुष्कर मरीज भी आपने अच्छे किए होंगे, तो ऑफ कोर्स ये करते ही होंगे कि दूसरे कैंसर के मरीजों को आत्मविश्वास उनके मन में निर्माण हो। इसके लिए क्या वो जो पेशेंट्स हैं वो लोगों को संदेश देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए? ये भी आप के यहाँ से आपके सोशल मीडिया द्वारा या वो प्रयत्न करते हैं आप? बिल्कुल सर, इसके लिए हम लोग जो हमारे कैंसर के मरीज़ हैं, चूँकि ये हमारा हॉस्पिटल लगभग अब 18 साल पुराना हो गया है, तो बहुत सारे हमारे मरीज़ जो फॉलोअप में आते हैं उनसे हम लोग टेस्टिमोनियल वीडियोस बनवाते हैं कि कैसे जब वो पहली बार उनको डायग्नोज हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और उनको ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब 16, 17, 15, 10 साल पुराने मरीज जो हैं जो फॉलोअप चेकअप में आते हैं, तो उनसे हम टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाते हैं कि कैसे वो शुरू में डर गए थे, फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ और कैसे अब वो पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कैंसर आज की डेट में ब्लड प्रेशर या शुगर से भी कम ख़राब बीमारी हो गई है अगर हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर में आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती है, जबकि अर्ली स्टेज कैंसर में एक बार उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो वो दोबारा नहीं होता। यूजुअली ये है कि वो अर्ली स्टेज में होना चाहिए। तो इस तरह से लोगों में धीरे धीरे जो है अब जागरूकता आ रही है और हम भी अपनी तरफ से टेस्टिमोनियल वीडियोस के द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन सर, खाने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे कैंसर ना हो? मतलब गुटखा तंबाकू ये तो हो ही गया, लोग तो 300 रुपया कमाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी, वो अपने मानसिकता को रिपेयर करने के लिए इसे औषधि मानता है, गुटखा और तंबाकू को, लेकिन वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। खैर, वो बोलता है कि इसने खाया, इसको कुछ नहीं हुआ, मैं खा रहा हूँ, मुझे थोड़ी तो होने वाला है तो होगा ही, ऐसे मानकर वो लोग करते हैं। तो क्या आहार में क्या क्या खाना चाहिए कि जो एंटी कैंसरियस हो? खैर, आजकल ऑर्गेनिक मामला भी बहुत बढ़ चुका है, बट क्या क्या सेवन करें, किन किन चीज़ों का सेवन करें? देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा मसाले वाले जो भोजन होते हैं या ज़्यादा तेल है या जो नॉन वेज स्पेशली जो रेड मीट है, ये और इसके अलावा जो प्रिजर्व्ड फूड हैं जो आजकल इमीडिएटली जो बनता है 2 मिनट में, इस तरह के जो फूड होते हैं, क्योंकि इनमें ये फूड जो है दुकानों में महीने महीने पड़े रहते हैं, तो ये खराब ना हो इसके लिए वो लोग उसमें बहुत सारे जो है आप समझ सकते हैं केमिकल। मतलब फास्ट फूड जल्दी फास्ट कैंसर का, फास्ट फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, क्योंकि इसमें देखिए ये जो जैसे ब्रेड है, ये सब यीस्ट और ये सब प्रिजर्व्ड फूड है। ये आप देखेंगे कि वो पहले हम जैसे सभी जानते थे कि ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए, लेकिन अब बोलते हैं कि ब्राउन ब्रेड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक के उसको सेल किया जा सकता है, उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। और ख़ास करके इंडिया में, हमारे देश में ये समस्या ये भी है कि जितने मानक
दूसरे विदेशों में, खास करके यूरोप अमेरिका में खरे हैं, उतने हमारे यहाँ कई बार खरे नहीं उतर पाते। लेकिन सर इस पे एक और बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलेट्स होते हैं, जी, है ना, हाँ। जो काफी पोषक होते पोषक हो, हैं। जी। तो आपको लगता है कि ऐसे आहार, मोटा अनाज और इसके साथ साथ जो योग प्राणायाम है, जी, ये जरूरी है? देखिए मिलेट्स तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जो राइस और व्हीट खाते हैं ये खाली कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमारी स्टेपल में है ये। और जो है ये दूसरे जो मिलेट्स हम जब इसको ऐड करते हैं तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि राइस और गेहूं के बारे में अभी थोड़ा सा लोगों में ज़्यादा ही जो है मिथ फैला दिया गया है। हमारे पूर्वज जो हजारों सालों से जिस चीज़ को कंज्यूम करते आए हैं, अचानक से पिछले 5-10 साल में उसको ऐसे जो बोला जा रहा है, ये वैसे ही है जैसे आज से 20 साल पहले घी खाना ठीक नहीं है बोलते थे, फिर अभी 2-3 साल से बोल रहे हैं कि घी खाना अच्छा है। तो अब एक समय ऐसा आएगा जब लोग बोलेंगे कि नहीं, राइस और व्हीट भी जो है बहुत अच्छा है। बात आपने कही योग प्राणायाम की। योग प्राणायाम तो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ कैंसर बल्कि सारी बीमारियों से बचने के लिए योग प्राणायाम बहुत जरूरी, खासकर प्राणायाम। देखिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो हमारे 7 ग्लैंड हैं मेन, जो हार्मोन्स निकालते हैं, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। पहला पीनियल, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा थायराइड, चौथा थाइमस, पांचवा पेनक्रियाज, छठवां जो है ओवरी या टेस्टिस और 7वां एड्रिनल। और 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ये सहस्रार चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये थ्रोट चक्र है, विशुद्धि, ये अनहत चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, ये आपका स्वादिष्ठान है, वो मूलाधार चक्र है। वाह। अगर आप इन ग्लैंड्स को बैलेंस कर लेते हैं, या आप कहें कि आप अपने चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं, या आप ऐसे मतलब एक्सरसाइज या खास करके प्राणायाम आप करते हैं और योग करते हैं, और अगर आप वो भी नहीं करते, आप इवन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तब भी आप अपने चक्रों को कहीं ना कहीं बैलेंस करते रहते हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और खास करके हम अगर योग प्राणायाम करते हैं तो हम न सिर्फ कैंसर बल्कि सभी बीमारियों से बच सकते हैं। सर क्या बात है, क्या एक्सप्लेन किया है आपने कि हमारी जो प्राचीन योग परंपरा है वो कितनी ज़बरदस्त है। और पतंजलि ऋषि ने ये जो निर्माण किया, या हमारे ऋषि मुनि ने जो ये कार्य किया है, वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये इतने हज़ारों वर्ष पहले ये देखा है और साइंस ने अपनी भाषा में उसको परिवर्तित किया। बहुत अच्छी बात बताई सर, थैंक यू वेरी मच। और एक आपसे एक लास्ट सवाल, दानी ये हॉस्पिटल का नाम दानी केयर ही क्यों रखा ये? और दूसरी एक बात, हमारे दर्शक जो भी सुन रहे हैं उनकी हेल्दी लाइफ रहे, उसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं सर? सर दानी मेरे दादाजी का नाम है। अभी मेरे दादाजी है। बेसिकली हमारे जो परिवार की जो रीढ़ की हड्डी है हमारे दादाजी है। कहाँ से एक गरीबी लेवल से आज इतना उबारे हैं। मतलब एक टाइम था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो साइकिल में आते थे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी खरीदने। आज मेरे पास कार है, हर चीज़ है। तो उस लेवल से इस लेवल पे आने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जो फाइनेंशियल कंडीशन से जो उबारा है हमारे दादाजी ने, उस लेवल पे अगर वो हार मान जाते, नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा और चलो जाओ काम में एक दिहाड़ी मजदूरी करे, तो मैं आज आपके सामने में नहीं बैठ सकता सर। एक बेसिकली जो एक दादाजी का डेडिकेशन था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी नाती पोतों को पढ़ाना है करके, तो उसलिए दादाजी को एक समर्पित एक मेरा जो वेंचर चल रहा है दानी ग्रुप है, वो दादाजी के लिए है। श्री दानी केयर फाउंडेशन भी, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी। मतलब दादाजी आपके रियल हीरो हैं। यस यस। आज देखो, आज पितृपक्ष चल रहा है। हाँ। और सच्चे अर्थ में आपने पितृ को तर्पण दिया है। अभी मेरे दादाजी है। नहीं, तर्पण का मतलब सिर्फ जिंदा रहते हुए भी तर्पण का मतलब है कि उनके प्रति जो हमारा कृतज्ञता का भाव है उसको ही तर्पण बोलते हैं। नहीं, जैसे रहता है एक मेमोरियल हॉस्पिटल खुलते हैं ना कि
मैं चाहता था कि मैं बात है कि दादाजी के रहते आपके कार्यों को आपके दादाजी सामने देख रहे हैं और आप उनको आप पर गर्व भी हो रहा यस होगा। मैम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही खास जानकारी डॉक्टर यूसुफ मेमन ने जो बताया है वो आपकी जिंदगी में हर दिन काम आने वाला है। और गांव के लोगों की सेवा कैसे हो, स्वास्थ्य सुविधा कैसे पहुंचे, इसके लिए राज जी जैसे युवा अगर बीड़ा उठा रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया शुक्रिया यूसुफ जी, शुक्रिया राज मनहरे जी, और थैंक यू सो मच मनोज सर। इतने अच्छे से डिटेल में जो आपने क्वेश्चंस लिए और उनके जो जवाब मिले हैं, उम्मीद ये करते हैं कि दर्शक बहुत सारी चीज़ें जान गए होंगे।